तो कैसे सारे आ चुके हैं एक और वीडियो के अंदर आपके प्यारे चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला के ऊपर। तो यार आज की वीडियो के अंदर जो है हम केमिस्ट्री जो है आपका उसके जो प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पर यूनिट से लॉन्ग वाला वो डिस्कस कर रहे होंगे। सॉरी यार कल वीडियो आ नहीं पाई, थोड़ी सी तबीयत अभी भी ख़राब चल रही है। तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो नहीं आ पाएगी आई थी, मेरे को पता है बहुत बच्चों का डीएम आया था। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो ग्रुप पे डाल दिए थे। अभी तक ग्रुप ने ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सिंगल टॉपिक जो 7 मार्क का गारंटेड पिछली 3 बार से आ रहा है उसकी वीडियो जो है वो चैनल पर डल जाएगी। तो अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री नहीं है फिजिक्स है तो वो देख सकते हो जाकर के। ठीक है। एंड नोट्स चाहिए तुम्हारे को अगर, तो नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स केमिस्ट्री के फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट्स के ऐप पे डल रखे हैं। पीवाईक्यू सारे डल रखे हैं, सब कुछ ऐप के ऊपर है। ऐप का नाम है अपना इंजीनियरिंग वाला, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल दिल से तुम्हारे लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री कंटेंट मिल रहा है। और थोड़ी सी तबियत डाउन है तो आवाज़ भी जो है कम आ रही होगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, मैम पढ़ाएंगे अब आकर के आपको। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट्स को देखेंगे। सो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज ड्रॉ द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर CO एंड कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड एक्सप्लेन इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। हमें सबसे पहले उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, और फिर उस डायग्राम से हमें बताना है कि उस केस में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हमें कमेंट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। सो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p2, और ऑक्सीजन की हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दैट इज 1s2 2s2 2p4। सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली। अब हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे पास एक हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नाउ हमने इसको हेट्रोन्यूक्लियर क्यों कहा, क्योंकि इसमें हमारे पास दो अलग अलग टाइप के एटम्स हैं और ये हमारे पास डायएटॉमिक है, मींस टू एटम्स है। सो हमें क्या बनानी है, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। सो फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम we have to construct atomic orbitals of carbon and oxygen। हमारे पास क्या है कि अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की एमओ डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है उसमें हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बना किसका हुआ है, हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का। सो वी विल यूज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू कंस्ट्रक्ट द एमओ डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो हमें ये तो पता लग गया कि हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज करने हैं। सो अगर हम कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखें तो हम कौन से यूज करेंगे, हम आउटर वाले यूज करेंगे दैट इज 2s2 एंड 2p2, और ऑक्सीजन के भी हम आउटर वाले यूज कर लेंगे। बना हम इसके भी सकते हैं बट इसमें क्या होगा कि दोनों में सेम ही है, सो दैट्स व्हाई हम नहीं बनाते। सो अगर हम 2s2 2p2 को लेके बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी इसकी। सो ये हमारे पास कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और इधर हम बना लेते हैं ऑक्सीजन का। सो ये हमारे पास इस तरह से होगा। ये हमारे पास क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। वन इज बॉन्डिंग एंड वन इज एंटी बॉन्डिंग। सो हमारे पास अगर हम देखें तो 2s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन में 2 एंड ऑक्सीजन में 2, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली हम इसका जो हमारे पास कार्बन का 2p था उसका बना लेते हैं, और यहाँ पे हम बना लेते हैं ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल। सो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास किस तरह से बनाएगा,
सो अब हम देखते हैं ये हमने एक्चुअली में बनाए क्या है। सो ये हमारे पास 2p ऑर्बिटल था, ये हमारे पास 2p ऑर्बिटल था। सो हमारे पास अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 2, ऑक्सीजन में हमारे पास कितने थे 1 2 3 एंड 4। सो अगर हमें इन्हें फिल करना है तो हम किस तरह से करेंगे, उससे पहले हम इनको नाम दे देते हैं कि हमारे पास इनका नाम क्या बनेगा। सो यहाँ पे जो 2s ऑर्बिटल बनाए थे तो इन्होंने एक सिग्मा 2s बनाया और एक हमारे पास बना सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे जो 2p ऑर्बिटल है ये क्या है हमारे पास, तो इसमें एक तो हमारे पास बनेगा पाई x एंड पाई y और एक हमारे पास बनेगा सिग्मा z। तो क्या होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं pz ऑर्बिटल्स की, तो जो pz ऑर्बिटल्स हैं उनमें हमारे पास क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा जब भी हमारे पास बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। सो एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा जिसको हमने सिग्मा z बोला। तो यहाँ पे अगर पाई x है तो यहाँ पे हमारे पास होगा पाई x स्टार एंड यहाँ पे हमारे पास होगा पाई y स्टार। सिमिलरली हमारे पास एक सिग्मा z यहाँ पे स्टार होगा। और अगर हम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला हमारा बॉन्डिंग होगा, ये वाला हमारा एंटी बॉन्डिंग होगा। अगेन दिस विल बी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सॉरी दिस विल बी बॉन्डिंग एंड जो हमारे पास ऊपर स्टार वाले हैं ये तीनों हमारे पास एंटी बॉन्डिंग आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने थे तो कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो गए और हमारे पास ठीक है, हम एक बार लिख भी लेते हैं। यहाँ पे इस साइड पे है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन और इस साइड पे है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये हमारे पास कितने का है, इसका ऑर्डर है एनर्जी का। सो ये हमने जो डायग्राम है उसकी कंस्ट्रक्शन कर ली हमने, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार वो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिए। सो दिस इज द एमओ डायग्राम ऑफ CO। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया था, क्वेश्चन हमसे कहा गया था ड्रॉ द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर CO। तो CO के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम थी वो तो हमने बना ली, फिर ये हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। सो अगर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ NB माइनस NA। सो यहाँ पे हमारे पास NB क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड Na हमारे पास है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहेंगे सो वी कैन से बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ NB माइनस Na। सो हमें जस्ट क्या करना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। सो ये हमारे पास दो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी दोनों बॉन्डिंग के और ये भी दोनों बॉन्डिंग के हैं एंड दिस इज आल्सो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने इसको सिग्मा बॉन्डिंग का है। तो टोटल बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने हैं 2। सिग्मा स्टार 2s जो है एंटी बॉन्डिंग है, इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ गया 3। सो इस बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास क्या मतलब है, सो इसका मतलब है कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हमारे पास कितने बॉन्ड बनेंगे, हमारे पास 3 बॉन्ड बनेंगे। बस यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर आ गया। बॉन्ड ऑर्डर का 3 का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा और दो हमारे पास कौन से बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड। सो क्वेश्चन में एक हमारे से पूछा गया था मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, वो हमने बना ली। सेकंड हमें कहा गया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, वो भी हमने कर दिया। थर्ड हमसे पूछा गया है कि इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हमें कमेंट करना है, एक्सप्लेन करना है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होगा। सो अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की, सो मैग्नेटिक बिहेवियर में हमारे पास कंपाउंड या तो डायामैग्नेटिक होगा या वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। सो डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि उसमें देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड
पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि उसमें हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हम अपने क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे अगर हम देखें सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है, पेयर्ड है, पाई एक्स पाई वाई, और हमारे पास जो सिग्मा जेड है इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, कोई भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा। इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। और इसके डायमैग्नेटिक नेचर का क्या है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई थी। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के एमओ डायग्राम जो हमने कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से बनाई। सेकंड हमसे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछा गया था, तो हमने बॉन्ड ऑर्डर के साथ उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया अच्छे से। और थर्ड हमसे पूछा गया था कि हमने इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कमेंट करना है, तो वो भी हमने देख लिया कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से होंगी, कि ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। Okay, now let's move to the next question. Our next question is predict the number of signals and their splitting patterns in 1H NMR of CH3 CCl2 CH3 and CH3O CH2 CH3. यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, हमें एक्सप्लेन करना है 1H NMR में हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्नल्स आएंगे और कैसा इनका स्प्लिटिंग पैटर्न होगा, जो हमें गिवन कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड 1 को देखते हैं। कंपाउंड 1 क्या है हमारे पास, CH3 CCl2 CH3। इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। अगर ओपन करके हम एक तरह से लिखेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन रहा है। हमें इसमें सिंपली 2 चीजें बतानी है, एक तो हमें बताना है इसका स्प्लिटिंग पैटर्न और हमें बताना है कि इसमें हमारे पास कितने सिग्नल्स आएंगे। ओके, हमारे पास जो अगर हम सिग्नल की बात करते हैं कि कितने सिग्नल आएंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने नॉन इक्विवेलेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। जितने नॉन इक्विवेलेंट टाइप ऑफ कार्बन होंगे जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। अब हम ध्यान से देखें, यहाँ पे इस CH3 को देख लो, चाहे इस CH3 को देख लो, बोथ दीज CH3 ग्रुप्स आर इक्विवेलेंट। हम क्या कहेंगे, इस कंपाउंड में द 2 methyl groups that are attached to carbon, which carbon I am talking of, this carbon, let us take Ca, okay, are same. That means these are identical. हम क्या कह रहे हैं कि जिस कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज Ca, इसके साइड पे जो दोनों CH3 ग्रुप है वो हमारे पास आइडेंटिकल है। हमारे पास आइडेंटिकल है, दैट मींस इसमें हमारे पास कितने सिग्नल देखने को मिलेंगे, दैट इज 1 सिग्नल। उसका रीजन क्या है हमारे पास, कि इस कार्बन की और इस कार्बन की जो हमारे पास पीक आएगी वो एक ही डेल्टा वैल्यू पे आएगी। क्यों डेल्टा वैल्यू पे आएगी, क्योंकि इनका जो केमिकल इन्वायरमेंट है दोनों कार्बन का वो सेम है। इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देखने के लिए हम एक बार और देखते हैं। लेट अस से हम इसको और इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहली बात तो हमारे पास लेट अस से हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं, A, B एंड C। ओके, हमारे पास प्रोटॉन एनएमआर में सिग्नल उसी कार्बन का आएगा जिस कार्बन के पास प्रोटॉन है। दैट मींस जो हमारे पास कार्बन बी है उसका तो कोई सिग्नल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो कार्बन बी है उस पे तो हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। अब बची बात कार्बन ए और कार्बन सी की। हमें देखना है कि जो कार्बन ए है और जो कार्बन सी है उनकी सेम डेल्टा वैल्यू पे सिग्नल आएगा या डिफरेंट डेल्टा वैल्यू पे सिग्नल आएगा। अगर हम देखें जो हमारे पास ये कार्बन ए है, इसके साइड का इन्वायरमेंट देखें तो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है।
ओके, सिमिलरली हम बात करते हैं कार्बन सी की। कार्बन सी में क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो कार्बन ए और कार्बन सी है, इनके अराउंड जो 4 ग्रुप्स लगे हैं हमारे पास सेम है। दैट मींस हमारे पास कार्बन ए एंड कार्बन सी क्या है, दीज आर इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट होने की वजह से हमारे पास इनका क्या आएगा, एक ही सिग्नल आएगा। और अगर हमें देखना है कि उस सिग्नल का जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो किस तरह से होगा, सो स्प्लिटिंग पैटर्न के लिए हमें क्या देखना होता है, एडजेसेंट कार्बन। दैट मींस हमें नेबरिंग कार्बन पे क्या देखने होते हैं, प्रोटॉन्स देखने होते हैं। सो हमारे पास जो किसी भी कार्बन पे जो प्रोटॉन है वो किसमें स्प्लिट करते हैं, n+1 में हमारे पास स्प्लिट करते हैं। सो उसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो n+1 में होगा। कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं। लेट अस से हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, सो हमने ये तो कह दिया कि ये दोनों कार्बन का हमारे पास एक ही सिग्नल आएगा। सो हम एक कार्बन की बात करते हैं। हमने क्या कहा कि अगर हमें इस कार्बन का देखना है कि स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा होगा, सो इसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो डिपेंड करता है इस कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स हैं। सो इसकी जो नेबरिंग कार्बन है, दैट मींस दिस कार्बन, तो इस पे प्रोटॉन कितने हैं, 0। सो 0 एंड दैट मींस n इज इक्वल टू 0। तो 0+1 हमारे पास क्या आ गया, 1। दैट मींस सिंगलेट। दैट मींस कि हमारे पास इसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न आएगा वो क्या आएगा, एक सिंगलेट आएगा। दैट मींस हमारे पास जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें हमें सिर्फ एक सिंगलेट पीक देखने को मिलेगी। और सिर्फ एक सिंगलेट पीक क्यों देखने को मिली, क्योंकि इसके जो नेबरिंग प्रोटॉन थे, कार्बन थे, उस पे कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं था। दैट इज 0। और 0+1 हमारे पास आ गया 1। 1 मींस हमारे पास एक सिंगलेट देखने को मिलेगी, और जो दोनों कार्बन है उसकी एक ही डेल्टा वैल्यू पे हमें सिंगलेट देखने को मिलेगी। दैट मींस इसमें सिग्नल्स कितने हैं, 1। सो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें इसके बारे में नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने हैं और स्प्लिटिंग पैटर्न बताने हैं। तो हमने जो अपना फर्स्ट कंपाउंड था उसमें हमने सिग्नल्स भी देख लिए और स्प्लिटिंग पैटर्न भी देख लिया। अब हम अपने सेकंड कंपाउंड की तरफ जाते हैं। सो हमारा जो सेकंड कंपाउंड है दैट इज CH3OCH2CH3। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, ये एक ईथर फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है। सो अगेन हमें अगर इसमें क्या देखने हैं, हमें इसमें सिग्नल्स देखने हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कितने ऐसे कार्बन है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है और वो जो कार्बन है वो इक्विवेलेंट नहीं है। सो लेट अस से मींस हमें सिंपली इन्वायरमेंट देखना है इनके अराउंड का। तो इस क्वेश्चन में जो हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, दीज आर 3। हमें क्यों 3 देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें ये जो कार्बन है, लेट अस से इसको A ले लेते हैं, इसको B, इसको C। इस कार्बन के अराउंड एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और एक हमारे पास ये इतना बड़ा ग्रुप है। ओके, अगर हम कार्बन B की बात करते हैं, तो कार्बन B के अराउंड हमारे पास क्या है, 2 तो हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अराउंड क्या है, एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप आ रहा है और एक हमारे पास ये इतना बड़ा ग्रुप आ रहा है। सो कार्बन ए और कार्बन बी का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। सिमिलरली अगर हम कार्बन सी की बात करते हैं, तो इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन है, लेकिन एक ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है। सो तीनों कार्बन ए, बी एंड सी, तीनों के पास हमारे पास क्या है, कंटेन्स प्रोटॉन एंड आर नॉन इक्विवेलेंट। सो तीनों ही कार्बन हमारे पास क्या है, प्रोटॉन कंटेन करती है, और तीनों ही हमारे पास क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। सो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3 आएंगे। सो हमने इसके नंबर ऑफ सिग्नल्स देख लिए। अब हम स्प्लिटिंग पैटर्न, सो स्प्लिटिंग पैटर्न के लिए हमें क्या करना है, दैट इज CH3OCH2CH3। लेट अस ये A है, B है, C है। तो अगर हम कार्बन ए की बात करेंगे तो वो कितने में स्प्लिट होगा, हमने क्या करना है, स्प्लिटिंग के लिए जस्ट देखना है कि उसके जो नेबरिंग कार्बन है उसपे कितने प्रोटॉन्स है। सो कितने प्रोटॉन्स है, 2। सो 2+1, क्योंकि हमें कौन सा रूल लगाना है, n+1, दैट इज 3। दैट मींस ट्रिपलेट। सो इसका मतलब है कि जो हमारा कार्बन ए है वो किसमें स्प्लिट हो जाएगा, हमारे पास ट्रिपलेट। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं कार्बन बी की, सो कार्बन बी के अराउंड कौन सा कितने
प्रोटॉन है दैट इज 3, एक कार्बन पे 3 है तो 3 + 1 दैट इज 4, तो ये हमें क्या दिखाएगा, एक क्वार्टेट। और अगर हम बात करते हैं कार्बन सी की, तो कार्बन सी के अराउंड जो ऑक्सीजन है बात कर ले, उस पे कितने प्रोटॉन है, 0, नो प्रोटॉन, सो 0 + 1 is 1 दैट इज सिंगलेट। सो हम इसके अगर एक बार ग्राफ की बात करें, सो हमारे पास हमने क्या देखा, CH3O CH2 CH3, हमने इसको A कहा था, B और C। सो हमने क्या देखा कि जो A कार्बन है वो हमें क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। सो हमारे पास ट्रिपलेट किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का। सेकंड बी कार्बन हमारे पास एक क्वार्टेट देगा। सो जो क्वार्टेट है बेसिकली वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। एंड सी कार्बन हमारे पास क्या देगा, एक सिंगलेट। सो सिंगलेट तो हमारे पास सिंपली एक सिंगलेट आ जाएगा। सो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने दोनों जो हमारे पास कंपाउंड्स गिवन थे इनके हमने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे। कंपाउंड 1 में हमारे पास एक ही सिग्नल आया, स्प्लिटिंग पैटर्न तो एक सिग्नल का हमारे पास सिंगलेट आया। लेकिन जो कंपाउंड 2 था उसमें हमारे पास 3 सिग्नल आएंगे और हमने देखा कि वो तीनों सिग्नल में हमारे पास कहाँ पे सिंगलेट आएगा, कहाँ पे ट्रिपलेट आएगा। So now let's discuss another question. Let's discuss the next question. So next question हमारे पास क्या है, calculate the EMF of the cell if the standard EMF of cell is 1.54 volt. Write the cell reaction also. So यहाँ पे हमारे पास हमें जो एक रिएक्शन है उसकी जो स्टैंडर्ड EMF है वो हमें गिवन है, that is 1.54. So the standard EMF is 1.54 volt. हमें बताना है, हमें क्या करना है, इसके लिए जो हमारे पास सेल रिएक्शन होगी वो हमें लिखनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमें कंसेप्ट यूज होगा दैट इज नर्न्स्ट इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास ई सेल होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सो ये मैंने ऐसे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको भी क्वेश्चन में समझाऊंगी। यहाँ पे ई नॉट सेल क्या है, ई सेल क्या है। सो पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा ई सेल है वो किसके इक्वल है, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल। और जो हमारा ई नॉट सेल है, सो नॉट लिखा है, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और क्वेश्चन में हमें जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो गिवन है 1.54 वोल्ट। अब उसके अलावा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है कि हमारे पास हमें हाफ सेल इक्वेशंस दे रखी है। सो हमारे पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। सो सेल रिप्रेजेंटेशन मींस हमारे पास अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर हमारे पास क्या होती है, सॉल्ट ब्रिज, और फिर हमारे पास होती है रिडक्शन हाफ सेल। सो इसमें हमारे पास जो दे रखा है कि जिंक टू पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल दे रखी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास जिंक टू पॉजिटिव में, और ये जिंक किस में हमारे पास, सॉलिड में। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखने को मिल रहा है। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोसेस in which loss of electron take place. So यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, मींस यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ होगा। सो जिंक से जब हम जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हुई है, 0 से +2 का 2 का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए होंगे, लूज हुए होंगे। अब हम सेकंड देखें, सेकंड हम बात करते हैं रिडक्शन हाफ सेल की। सो रिडक्शन हाफ सेल में हमारे पास क्या है कि जो Ag पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो रहा है Ag में। सॉरी, सो यहाँ पे हमारे पास Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस इसमें हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन। और हम रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, रिडक्शन हमारे पास क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना है, +1 से 0 +1 का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। सो ये हमने हमारे पास जो सेल रिप्रेजेंटेशन थी, इस सेल रिप्रेजेंटेशन से ऑक्सीडेशन हाफ सेल और जो हमारी रिडक्शन हाफ सेल है वो हमने लिख ली।
अब हमें क्या करना है, हमें अपनी कंप्लीट जो सेल रिएक्शन है वो लिखनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द सेल रिएक्शन आल्सो। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमारे पास अगर हम इसको 1 दे देते हैं और इसको सेल रिएक्शन लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 करना पड़ेगा। मीन्स हमें जो सेकंड इक्वेशन है उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर हम इस तरह से लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस 2G 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Ag। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कट गए तो हमारे पास क्या बच गया, जिंक सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड। सो ये हमारे पास बन गई हमारी सेल रिएक्शन। सो सबसे पहले तो हमें यही कहा गया था कि हमें जो है सेल रिएक्शन लिखनी है, तो हमने अपनी सेल रिएक्शन जो है वो लिख ली। अब अगर हम ध्यान से अपने क्वेश्चन में से देखें, सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.2 मोलर, और हमारे पास Ag पॉजिटिव की हमें कंसंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.002 मोलर, और हमें क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल। सो हमारे पास जो ईएमएफ ऑफ सेल है दैट इज ई सेल, वो हमने फॉर्मूला देखा किसके इक्वल है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मींस जो Zn2 पॉजिटिव की हमारे पास कंसंट्रेशन है, हम इसमें प्रोडक्ट में Ag नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे पास सॉलिड है, तो उसकी हम कंसंट्रेशन को इग्नोर करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Ag पॉजिटिव क्या स्केयर। नाउ यहाँ पे हमने स्केयर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 2 थी। सो 2 होने की वजह से ये Ag पॉजिटिव की हमारे पास क्या चली जाती है, पावर में चला जाता है। सो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे पास पावर में चलेगी। अब बात आती है कि हमारे पास जो यहाँ पे n है वो क्या है। सो n होता है हमारे पास कि हमने जब हमारी रिडॉक्स रिएक्शन जो हम लिख रहे थे उस टाइम पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए। सो यहाँ पे अगर हम देखें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कैंसिल हुए, 2। सो जो n है वो हमारे पास कितना आ गया, 2। अब हमें ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.54 माइनस 0.0591 बाय n कितना है, 2 लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 0.002 इंटू 0.002, क्योंकि हमें Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का क्या करना है, स्केयर करना है। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.54 माइनस 0.0591 बाय 2। सो यहाँ से अगर हम काटें ये आ जाएगी 100, और यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगी 1 2 3। सो ये 2 से हमारे पास 2 कट गया। सो ये हमारे पास बन गई लॉग ऑफ 10 raised to power 5 माइनस लॉग ऑफ 2। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1.54 माइनस 0.0591 बाय n सॉरी 2 एंड log 10 raised to power 5 को हम लिख सकते हैं, 5 बाहर आ जाएगा एंड log 10 हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस log 2 हमारे पास होता है 0.301। सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.54 माइनस 0.0591 बाय 2 इंटू हमें क्या करना है, 5 में से 0.3, सो ये आ गया 4.699। सो 4.699 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.54 माइनस 0.0591 इंटू 2.3495। सो 2.3495 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.0591 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.54 माइनस 0.138। सो अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसमें इसको 1.54 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4 वोल्ट। सो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ईएमएफ पूछी गई थी, तो वो हमारे पास कितनी आ गई, 1.4 वोल्ट। सो इस तरह से हमने नर्स इक्वेशन का यूज करके हमारे पास अपनी जो ई सेल है उसकी वैल्यू निकाल ली। हमें क्वेश्चन में ई नॉट सेल दैट इज स्टैंडर्ड ई नॉट ईएमएफ हमें दे रखी थी, हमने कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखी, सेल रिएक्शन से हमने n की वैल्यू निकाली, n क्या था हमारे पास, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए हैं। फिर हमने अपने जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो हमें कंसंट्रेशन थी वो क्वेश्चन में ही हमारे पास गिवन थी दैट इज 0.2 एंड 0.002। सो वो हमने पुट करके अपने लॉग को सॉल्व करके हमारे पास जो फाइनल आंसर था ई सेल विद यूनिट्स हमने निकाल लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें क्या कहा गया है, अ सैंपल ऑफ कोल कंटेन्स 60% कार्बन,
33% ऑक्सीजन, 6% हाइड्रोजन, 0.5% सल्फर, 0.2% नाइट्रोजन एंड 0.3% एश. कैलकुलेट इट्स GCV. सो हमारे पास हमें क्या है, एक सैंपल दे रखा है कोल का जिसमें हमारे पास क्या है 60% कार्बन है, 33% ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 6% है, सल्फर 0.5, नाइट्रोजन 0.2 एंड एश इज 0.3. हमें उसकी GCV निकालनी है. तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं GCV, दैट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. सो हमारे पास ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को हम और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हायर हीटिंग वैल्यू. सो हमारे पास जो ये वैल्यू होती है ये क्या होती है हमारे पास, वी कैन से दैट GCV वैल्यू ऑफ कोल is the amount of heat emitted upon complete combustion of coal. So हमारे पास अगर हमें GCV वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हमें फॉर्मूला देखना है, तो हम जो फॉर्मूला यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज डुलॉन्ग्स फॉर्मूला. सो जो वैल्यू होती है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, दैट इज 1/100 इंटू 8080 इंटू परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस 34500 into percentage of hydrogen minus oxygen divided by 8 plus 2240 into percentage of sulfur. और हमारे पास जो यूनिट्स आते हैं दैट इज किलो कैलोरी पर कैलोरी. सो हमारे पास ये GCV वैल्यू की हमारे पास फॉर्मूला है. हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले हम लिख लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. सो कार्बन की परसेंटेज कितनी है 60, 33, 6, 60, 6, 33. सो ऑक्सीजन की हमारे पास 33 थी, हाइड्रोजन की 6, सल्फर की है 0.5. सो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कार्बन की 60, ऑक्सीजन की 33, हाइड्रोजन की 6 एंड 0.5. और हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, दैट GCV वैल्यू हमारे पास है 1/100 8080 प्लस इंटू C प्लस 34500 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन minus oxygen by 8 plus 2240 into percentage of sulfur kilo calorie per kg. So यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. So GCV वैल्यू हमें निकालनी है, that will be 1/100 into 8080 percentage of carbon is 60 plus 34500 percentage of hydrogen is 6, oxygen it is 33 by 8 प्लस 2240 इंटू परसेंटेज ऑफ सल्फर दैट इज 0.5. अब हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं किस तरह से होगी. सो हमारे पास है 1/100. सो हम 8080 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 484800 प्लस, अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं 34500 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 8 6 are 48 एंड 48 माइनस 33 हमारे पास हो जाता है 15/8 प्लस हम करेंगे 2240 को मल्टीप्लाई 0.5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1120. सो यहाँ पे हमारे पास हो गया 1/100 इंटू, सो इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी 484800. सो ये हमारे पास हो गई 485920 प्लस, अब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 34500 मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, जो आंसर आ गया उसको 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28750. और इस वैल्यू में हमें क्या करना है, ऐड कर देनी है अपनी 485920 को, तो ये हमारे पास आ गया 514670 डिवाइडेड बाय 100. तो इसको हम लिख सकते हैं 5146.70 किलो कैलोरी पर केजी.
सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर है। सो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन की जीसीबी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। सो सिंपल, हमने जो लॉन्ग्स फॉर्मूला यूज किया उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर की हमें रिक्वायरमेंट है। हमें एश और नाइट्रोजन की परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो सिंपल हमने पुट की और जो जीसीबी वैल्यू है हमारे पास आ गई, दैट इज इतने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एमिट होगी कंप्लीट कंबशन ऑफ कोल। Now let's move to next question. Let's see the next question. The next question says a sample of fuel having following percentage composition: carbon is 70%, hydrogen is 6%, oxygen 4%, nitrogen 3%, sulfur is 3%, ash is 6%, and moisture is 8%. Calculate the quantity of air required for complete combustion of 1 kg of fuel. इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक फ्यूल का सैंपल है जिसमें हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की वो हमें गिवन है। हमें बताना है कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो रिक्वायर्ड होगी कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहले मोलर मास लिख लेते हैं। सो जो मोलर मास हमारे पास कार्बन का होता है दैट इज 12 ग्राम पर मोल। फॉर हाइड्रोजन इट इज 1 ग्राम पर मोल। फॉर ऑक्सीजन इट इज 16 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन is 14 gram per mole. Sulfur is 32 gram per mole. Now next we will find mass of each component first. To find number of moles. So अब हमें number of moles निकालने हैं तो हमें सबसे पहले जो mass है हर component का वो निकालना पड़ेगा in 1 kg of फ्यूल। तो 1 kg ऑफ फ्यूल में हमारे पास कितना मास है हर कंपोनेंट का वो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन का मास निकालेंगे। तो कार्बन का हमारे पास कितना परसेंटेज है, 70%। सो दैट मींस 70 बाय 100 इनटू 1 kg कितना हो जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम। तो ये हमारे पास कट गया तो ये आ गया 700 ग्राम। सिमिलरली हमें अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो वो हो जाएगा हमारे पास 6 बाय 100 इनटू 1000। सो दैट इज 60 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन का हमारे पास हो जाएगा 4 बाय 100 इंटू 1000 दैट इज 40 ग्राम। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का हो जाएगा 3 बाय 100 इंटू 1000। सो ये हमारे पास आ गया 30 ग्राम। नाउ लेट्स सी सल्फर का हमारे पास कितना है। सल्फर है हमारे पास 3 बाय 100 इंटू 1000। सो ये हमारे पास आ गया 30 ग्राम। अगला है हमारे पास एश। एश हमारे पास कितनी है 6 बाय 100 इंटू 1000 दैट इज 60 ग्राम। और फिर है हमारे पास मॉइस्चर क्वेश्चन में गिवन। सो मॉइस्चर हमें कितना गिवन है 8%। दैट मींस 8 बाय 100 इंटू 1000 दैट इज 80 ग्राम। सो हमने क्या किया है कि जो हमारे पास मास था हर कंपोनेंट का 1 kg ऑफ फ्यूल में कितना मास है वो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। सो कार्बन का जो हमें गिवन मास है हमने पीछे ही निकाला, कितना आया कार्बन का 700। सो ये क्या हो गया ग्राम। मोलर मास कितना है कार्बन का हमने पीछे ही लिखा है दैट इज 12 ग्राम पर मोल। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 58.33 मोल। ग्राम से ग्राम कट गया। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का वेट हमारे पास कितना आया था 60 और इसका हमारे पास मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास आ गया 60 मोल। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का मास हमारे पास कितना आया था 40 और इसका मोलर मास हमारे पास कितना होता है 60। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 मोल। नाउ लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का हमारे पास मास आया था 30 और इसका मोलर मास हमारे पास होता है 40। सो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये ग्राम में था, दिस इज ग्राम पर मोल। सो हमारे पास आ गया 2.14 मोल। नेक्स्ट हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। सो सल्फर का मास हमारे पास कितना आया है
30 और इसका मोलर मास 32। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.94 मोल। सो हमने क्या किया, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे उनका हमने जो नंबर ऑफ मोल्स है वो निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालने हैं, वी हैव टू फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। सो अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। सो अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन की हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म CO2। इसका मतलब हमारे पास एक मोल ऑफ कार्बन के लिए हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए, एक चाहिए। और हमारे पास कार्बन के कितने मोल्स आए थे, हमने पीछे ही निकाले। सो हमारे पास कार्बन के मोल्स आए थे 58.33। सो अगर हमारे पास एक मोल ऑफ कार्बन के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स अगर हमारे पास 58.33 मोल हो गए कार्बन के, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, 58.33 मोल ऑफ O2। जो इक्वेशन होती है दैट इज H2 plus O2 gives H2O। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगा दें। दैट मीन्स हमारे पास 1 मोल ऑफ H2 के लिए हमें कितने ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए, हाफ O2 के मोल्स चाहिए। सो अगर हमारे पास अब क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए थे, दैट इज 60 मोल। सो अगर हमारे पास 60 मोल है किसके, H2 के, उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स कितने चाहिए होंगे, दैट इज 30 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2। तो इसमें भी 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ सल्फर requires 1 मोल ऑफ O2। तो हमारे पास सल्फर के मोल्स कितने आए थे, हमारे पास सल्फर के मोल्स आए थे 0.94। तो अगर हम बात करते हैं 0.94 मोल ऑफ सल्फर, तो इसको कितने चाहिए होंगे, 0.94 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम बात करते हैं, हम टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आए, यहां से हमारे पास आए थे 58.33, यहां से हमारे पास आए 30 प्लस 0.94, इनको अगर हम ऐड करेंगे भी आ गए 89.27 मोल्स। सो इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ऑक्सीजन जो हमारे पास प्रेजेंट था फ्यूल में वो कितना था, 2.5 मोल, अभी हमने पीछे ही निकाले। सो वो हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन जो है वो कितना है 2.5 मोल। सो अगर हम देखें कि हमारे पास जो नेट ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी है, दैट इज जो हमारे पास आ गई 89.27 माइनस 2.5, दैट इज 86.77 मोल। अब हमें इसको क्या करना है, हमें तो क्वांटिटी निकालनी है, दैट मींस हमें मास निकालना है किसका, O2 का। सो मास किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तो मास हमारे पास कैसे आ जाएगा कि हम नंबर ऑफ मोल्स को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 86.77 मोलर मास 32, तो ये हमारे पास आ गए 2776.64 ग्राम। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमें निकालनी है कितनी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन या एयर रिक्वायर्ड होगी कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा दैट इज हमारे पास 2776.64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg